मित्रों, वैसे तो प्रेजेंटेशन में काफ़ी कुछ होगा ही, लेकिन थोड़ा जैसे भूमिका में कुलर जी ने बताया है कि अभी तक ये क्षतिपूर्ति केवल किसानों के लिए बनाया गया था कि उनका जो किसी भी नेचुरल कैलेमिटी के कारण से जो नुकसान होता है फसल का नुकसान उसमें वो रजिस्टर करते थे। बाद में ये ध्यान में आया कि आखिर फसल के अलावा भी नगरों में कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, कोई उनके औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, कोई मकानों में भी इस प्रकार का नुकसान होता है। तो ऐसे सब लॉस भी मूवेबल इमूवेबल सब प्रकार की जो प्रॉपर्टी है उसका लॉस भी इसमें अगर एंटर होगा तो उसका फिर असेसमेंट के भी तौर तरीके हैं। कुछ हमने जो ये होती है इंश्योरेंस की सर्वेयर्स उनके माध्यम से कराएंगे और कुछ असेसमेंट डीसी की कमेटीज़ जो हैं वो करेंगी। तो दोनों असेसमेंट के आधार के ऊपर उनको मुआवजे की कुछ राशि, उसका एक परसेंटेज वो हम कुछ तो डिक्लेयर पहले से है, कुछ आज डिक्लेयर करेंगे, उसमें से वो राहत उनको दी जाएगी। और अब बाद में आज ही जो एक विचार हमारा बना है कि जो नू में जो लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी का भी वहाँ जान माल सब नुकसान हुआ है, तो जान के नाते से अलग घोषणा करेंगे, लेकिन उनका जो माली नुकसान है, गाड़ियाँ फूकी हैं, कुछ और एसेट्स जो दुकानें हैं, तो उसका भी इसी पोर्टल में एक प्रकार से जानकारी लेंगे और उसी आधार पर उसकी भी स्कीम बना करके उनको सबको दिया जाएगा, ताकि जो नुकसान जिसका होता है वो क्लेम करता है तो फिर कोई चीज़ बचती नहीं है। अन्यथा बहुत लोग बाद में शिकायत करते हैं कि फलां का तो जो है असेसमेंट हो गया, मेरा रह गया। इसलिए हमने ओपनली सबको कहा है कि आपका जो लॉस हुआ आप अपना दर्ज करें और बाद में फिर उसकी असेसमेंट का काम डिप्टी कमिश्नर और जो बाकी एजेंसीज हैं उसके माध्यम से कराया जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी हम इसका असेसमेंट करके लोगों को राहत पहुंचा सकें। इसलिए ये पोर्टल जो है इसका एक्सटेंशन किया गया। पोर्टल तो पहले से बना ही हुआ है क्षतिपूर्ति, लेकिन उसको एक्सटेंडेड वे में उसका जो ऑपरेशनल जो उसका दायरा है वो बढ़ाया है। तो ये इसके बाद मैं समझता हूँ कि एक बार प्रेजेंटेशन देखेंगे तो कोई प्रश्न होगा तो उसमें करेंगे। धन्यवाद सर। प्रेजेंटेशन या पोर्टल भी दिखा दें। तो ये तो पुराना स्वरूप है, आपको याद है, पहला ये लैंडिंग पेज है उसका पोर्टल का। इसमें जब व्यक्ति अपनी पीपीपी आईडी भर देगा तो तत्क्षण उस परिवार के जो सदस्य हैं उन सबके नाम आ जाते हैं और फिर जिसके भी फ़ोन नंबर से वो ओटीपी मंगवाना चाहें वो ओटीपी भर के उसके बाद ये जो मुख्यमंत्री जी ने कहा नया स्वरूप है या एक्सपेंडेड वर्जन है ई क्षतिपूर्ति का, वो अभी इसके बाद आपके सामने आ जाएगा। तो कारण चुनना है कि आपका नुकसान क्यों हुआ, आग से, बाढ़ से, ओलावृष्टि, सूखा, शीतलहर, भूकंप, भूस्खलन, सामूहिक हिंसा, जैसे मुख्यमंत्री जी ने अभी एक पर्टिकुलर रेफरेंस किया। तो कोई भी कारण चुन लें, मान लीजिए बाढ़ ही चुन लिया, तो क्षति का प्रकार बताएं कि आप पशु या पक्षी की मृत्यु या आवास की हानि या फसल खराब है या व्यावसायिक हानि। तो जो भी आप चुन लें, मान लीजिए पशु पक्षी की मृत्यु चुन लिया, तो फिर इसमें आपने भरना है कि किस प्रकार के पशु की मृत्यु हुई है, क्योंकि सबके लिए कॉम्पनसेशन नॉर्म्स अलग है। और फिर ये भरना है कि कितने हुए। बस आगे दिखा दीजिए, कुछ भी एक चुन के बस समाप्त करते हैं इसको। ये किस डेट को हानि हुई, फोटो अगर है तो फोटो अपलोड करेगा और ये कहेगा कि मैं सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा भरी गई जानकारी सही है। वो एक पटवा दिखाना था नीचे, इसको आप अगर ध्यान से देखें, हाँ फोटो है तो अपलोड करें, आवश्यक नहीं। अब आप ये देखिए, जैसे ही ये सत्यापित कर दिया कि ये जानकारी सही है, व्यक्ति का काम खत्म। ना पटवारी ढूंढना, ना कानून को ढूंढना, ना डीसी को ढूंढना। जैसे सीएम साहब ने कहा जो असेसमेंट कमेटियां बनी, एनिमल हस्बेंड्री कौन, वो सब कंप्यूटर अपने आप पोर्टल पे जाएगा, सबके पासवर्ड है, वो क्लेम को उनको मैसेज आएगा, एक क्लेम आ गया, तो उसको देख के वेरीफाई करना, भरना। और फिर जैसे सर ने कहा जो कुछ नए आंकड़े भी, जैसे अभी व्यावसायिक हानि का आपको भी नहीं मालूम है, तो वो भी मुख्यमंत्री जी नए सिरे से वो हरियाणा सरकार के राज्य के पैसे से जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के नॉर्म्स हैं वो सिर्फ रूरल एरियाज के लिए और एक कैप है, लेकिन उसको बढ़ा के अर्बन एरियाज को भी लागू करेंगे, स्टेट के बजट से करेंगे, वो मुख्यमंत्री जी बताएंगे। धन्यवाद। ठीक है जी, ये प्रेजेंटेशन को क्लोज कर देते हैं। और
मित्रों, जैसा ये क्षतिपूर्ति का विषय है, पहला जैसे मैंने बताया किसानों वाले से हम शुरू करते हैं। तो जो हमने पोर्टल जिस दिन शुरू किया था उस दिन, क्योंकि उस दिन से ही वो भरने लग गए थे, तो 1 महीने का समय उस समय दिया गया था। तो वो 18 अगस्त तक अपनी जो भी क्लेम हैं किसान की, जो फसल खराब हुई बाढ़ के कारण से, वो उसमें भर पाएंगे और उसके बाद फिर उसका असेसमेंट करके उनको पैसा दिया जाएगा। जो बाकी सब है, वैसे तो 3 दिन से 4 दिन से इसकी जानकारी हमने लोगों को दे दी थी, तो बहुत से क्लेम इसमें बिना लॉन्च किए भी भरे जा चुके हैं, लेकिन आज इसको विधिवत लॉन्च कर रहे हैं। और इसमें कोई समय हमने रखना है कोई, तो जो वो वाला है सर, फसल वाला, वो तो आपने भी 18 अगस्त के कर लिए दिया। बोला। हाँ तो वही समय रहने देते हैं सर। हाँ ठीक है, तो 18 में भी आज अभी समय पर्याप्त है। और मैं समझता हूँ कि जो इस समय तक घटनाक्रम है उसके लॉस की जानकारी सबको अपनी है ही, और वो इसमें 18 अगस्त ही इसकी डेट हम रखते हैं, ताकि आज 2 तारीख है तो 16 दिन का समय और मिल जाएगा। उसके बाद उनका सबका आकलन करके उनको दे दिया जाएगा। इसके बाद जो हमने इसकी हर्जाने की राशि तय की है, उसकी एक परसेंटेज जो हमने आपके माध्यम से लोगों को जो बतानी है, उसमें 2 प्रकार का है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी मकान यानी बिल्डिंग को छोड़ करके बाकी लगभग सारी इमूवेबल रहती है, मूवेबल रहती है। मकान है वो इमूवेबल है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का जहाँ तक विषय है, उसमें यदि 5 लाख रुपए तक किसी का लॉस है, असेस्ड लॉस, उसका 80% अर्थात 4 लाख रुपया तक उनको दिया जाएगा। जितना लॉस होगा उसका 80%। 5 से 10 लाख तक 70%, 10 लाख से 20 लाख तक 60%, 20 लाख से 50 लाख तक 40% जो एडिशनल है उसका ये जाता जाएगा। और 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक 30%, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक 20%, और ये सब मान लो 1.5 करोड़ तक भी हो जाता है, इससे ऊपर भी होता है, तो एक अपर कैप लगाइए कि टोटल 50 लाख तक और ये कंपनसेशन जो है इस लॉस का मिलेगा। इससे ऊपर मैं मान के चलता हूँ जो इससे बड़े जो भी लोग होते हैं सामान्यतया सब लोग अपना इंश्योरेंस कराते हैं। ये तो उस इवेंचुअलिटी में है जिसने इंश्योरेंस ही नहीं कराया है, ताकि ऐसे समय पर उनको भी एक मरहम जो है वो लग सके। तो यानी 1 रुपये से लेकर 50 लाख तक का लॉस इस परसेंटेज के हिसाब से लगभग 1.5 करोड़ तक के नुकसान के लोगों को ये लाभ उसी हिसाब से इंक्रीज होता जाएगा। 1.5 करोड़ से ऊपर का है तो फिर 50 लाख उसकी फिक्स राशि है। ये तो है मूवेबल प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर कोई मानो व्हीकल है, उसका स्टॉक है, उसकी मशीनरी है, प्लांट है, तो ये सारे इस प्रकार के विषय हैं इसमें कवर होंगे। और जो बिल्डिंग्स हैं अर्थात जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसमें पहले से हमारी योजना चल रही है और उसी के अंतर्गत अगर 1 लाख तक का है तो वो कंप्लीट 100% देंगे, 1 से 2 लाख 75%, 2 से 3 लाख 60%, 3 से 5 लाख 50%, 5 से 7 लाख 40% और 7 से 25 लाख तक 30%। और इसको भी कैप किया है 25 लाख पर कि मैक्सिमम किसी बिल्डिंग का अगर कोई लॉस होता है, मानो उसमें क्रैक आया है, उसमें कोई फर्श टूट गया, उसमें दीवार गिर गई, उसमें टोटल भी गिर गई, तो भी मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का उसका लॉस ये हमने इसमें कवर किया है। हाँ, ये अर्बन एरियाज़ की थी। ये जो सारा है ये अर्बन एरियाज़ का है। जो ग्रामीण क्षेत्र का है वो हमारा जो डिज़ास्टर फंड है उसकी स्कीम वो अलग से है। उसकी स्कीम है, कोई बताएंगे? जी है। हाँ, वो बता दें। है, वो भी आपको बता देते हैं। उसमें जैसे पशुवाद या घर के कच्चा के पक्का, वो ऊपर से सेक्शन में होता है। हाँ, उसका शायद 1,20,000 रुपया मकान का। लेकिन उसमें भी जो है मुझे लगता है थोड़ा राशि कम है और हम उसको रिवाइज़ करेंगे, रिवाइज़ करके आपको बताएंगे। ग्रामीण क्षेत्र वाला जो है उसकी राशि आपको बताएंगे जो पहले से तय है। लेकिन वो मैंने एक बार देखा है, उसमें कुछ मुझे कम लगी। हाँ, जो घर का है अनलॉफुल एक्टिविटी कोई ना कर सके और ये आगे कोई इस वातावरण में शांति बनी रहे। आज दिन भर में भी कई जगह की गैदरिंग, कई तरह के ज्ञापन ये सब दिए गए हैं,
लेकिन सभी जगह पर शांतिपूर्वक सारा विषय लगभग सबके ज्ञापन जो है वो हो चुके हैं। किसी ने डीसी ऑफिस में जाके दिया होगा, कहीं किसी ने गैदरिंग की होगी। ये सारे विषय जो है वो समाप्त हो गए हैं। 6 लोगों की, जैसे मैंने बताया आज सुबह भी, कि उनकी डेथ रिपोर्टेड है। 2 उसमें पुलिस के लोग हैं, 4 उसमें सिविलियंस हैं। अभी तक 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 90 इसके अतिरिक्त और डिटेन किए गए हैं। पूछताछ करने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो बनेगी वो सब की जाएगी। और इसके बाद ये सारा जो विषय आया है, इसके पीछे किसका हाथ है, कैसे शुरू हुआ, इन सब बातों के ऊपर भी प्रोसेस चल रही है। उस सारी प्रोसेस में कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये सारी योजना हमारी इसमें बनी है। आगे के लिए कुछ चीज़ें हमने जो और तय की हैं, उसमें एक ये तय किया है कि एक IRB की बटालियन नूह जिले में ही स्थापित की जाएगी। जो अभी 2 बटालियन भौंडसी में है, उसमें से एक बटालियन नूह जिले में जगह हमने देख ली है, लेकिन वो जगह बनने में थोड़ा समय लगेगा। उससे पहले किसी टेम्परेरी भवन में एक बटालियन में कितने लोग होंगे, 1000 लोग लगभग। तो 1000 लोगों की व्यवस्था वहाँ उसी ज़िले में कहीं ना कहीं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर कभी भी उसका मानो उपयोग करना हो तो उपयोग किया जा सके। हमने एक पुलिस में एनफोर्समेंट ब्यूरो अलग से बनाया है। उसके लिए 5-6 विभागों में, खास करके जिनमें टैक्सेशन की चोरी होती है, जहाँ कहीं थोड़ा इस प्रकार के विषय जो लोगों के नाते भी, सरकार के नाते भी अनपॉपुलर कहें, या जो एक किसी न किसी नुकसान को पैदा कर सकते हैं, इन चीज़ों को चेक करने के लिए पुलिस का एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग से सारा होगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए होगा। लेकिन एक इस प्रकार के, जैसे माइनिंग है, जैसे एक्साइज टैक्सेशन है, जैसे पावर है, जैसे इरिगेशन है, तो इस प्रकार से 5-6 डिपार्टमेंट पहले विचार किए थे। लेकिन नूह जिले में जो ये काऊ प्रोटेक्शन एक बड़ा विषय है, वहाँ स्मगलिंग होती है, वहाँ गौ हत्या भी होती है। तो हम उस ज़िले में एनफोर्समेंट जो हमारा ब्यूरो है, उसको काऊ ये जो सिक्योरिटी का जो काम है, ये भी उनके माध्यम से कराएंगे। और 100 जवान अलग से उस व्यवस्था के लिए वहाँ रखे जाएंगे, ताकि ये समस्या भी आगे ना आए। और मैं तो खास करके ऐसे मुस्लिम भाई, जो बहुत लोग मुसलमान भी हैं, जो गोरक्षा के हित में भी बोलते हैं, काम करते हैं, उनका कोई उसमें विरोध नहीं है, बल्कि सहयोग भी करते हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच खुल करके उसमें इस मूवमेंट में साथ देता है। तो मैं तो ऐसे मुस्लिम नौजवानों को भी प्रोत्साहन के नाते से अलग से योजना बना करके भी उनको प्रोत्साहन देंगे कि मुस्लिम लोग भी अगर गोरक्षा में आगे आते हैं, ताकि वहाँ किसी प्रकार का आपसी भाईचारा ये न बिगड़े, हमेशा के लिए इन चीज़ों को हम ठीक कर सकें। तो इसका भी एक अलग से हम योजना बनाएंगे। मोटे रूप से आज के इस संदर्भ में विषय इतने ही मुझे आपके सामने रखने थे। ठीक हो सकता है, आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000 50,000। तो इसलिए ये वातावरण बनाना पड़ता है। हम वातावरण बनाएंगे, अपील बार बार करेंगे, हाँ, उसमें से एक सीमा को लांघेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई, अरे भाई, कार्रवाई करने का जो विषय होता है वो बता के करना होता, जरूरी थोड़ी होता है। ये अलग अलग हर किसी का होता है, कोई बताएगा और कोई करेगा। आप धीरे धीरे चीजें देखेंगे, आपके सामने आएंगी। कल क्या होगा, आज चीजें प्रोसेस में है। प्रोसेस हमेशा कल्प्रिट जो है, दोषी जो है, उसको सबक सिखाने के लिए जो करना होता है वो करेंगे, लेकिन हम किसी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। एक करके आपके जो विधायक हैं सत्यप्रकाश राव, उन्होंने आज कहा कि इसकी पटकथा तो विधानसभा में ही लिखी जा चुकी है। कांग्रेस के विधायक मामन खान, उन्होंने ओपनली चैलेंज किया था वहाँ विधानसभा के अंदर कि अब की बार जब होगा तो हम देख लेंगे। तो अब की बार उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं।
सत्यप्रकाश रावता ने कहा है कि मामन खान ने पूरी पटकथा लिखी है और उन्होंने जो विधानसभा के अंदर लफ्ज बोले थे कि प्याज की तरह फोड़ देंगे, उसके बाद जब दंगे हो गए तो सोशल मीडिया पर जो दूसरे समुदाय के लोग थे उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा कि प्याज की तरह फोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं वो आपस में मिले हुए हैं। ये आपके खुद के पार्टी के विधायक हैं। सब नहीं, मेरी पार्टी के विधायक ममन खान नहीं है, जरावता है। देखिए सब बातें ध्यान में हैं। सारी प्रोसेस जो हमने चलाई है उस प्रोसेस के अंतर्गत जिन जिन की जो गलती है उनको निश्चित रूप से दंड मिलेगा। इस समय किसी भी बात का इससे ज़्यादा खुलासा करना ठीक नहीं है। Why is that your government has been unable to arrest Monu Manesar, who has emerged as the key villain in this entire episode? One, why is that? And the second thing, you have said people from outside had also entered, who are also responsible for this arson, for this crime. What are your thoughts? What is the investigation so far? Where is the investigation so far reached? Writers, they are from outside which part of the country? And you said there is a larger conspiracy you were hinting at. So these conspirators were within the state or outside the state? देखिए जहाँ तक मोनू मानेसर की बात है, मोनू मानेसर के खिलाफ जो पिछला केस एफआईआर वो राजस्थान सरकार की है। राजस्थान सरकार को हमने कहा है कि जिस प्रकार की मदद उनको ढूंढने में हमारी चाहिए मदद करेंगे, तैयार है मदद करने के लिए। अब वो चूँकि राजस्थान पुलिस उसको ढूंढ रही है, कहाँ है कोई इनपुट्स हमारे पास अभी नहीं है, उनके पास है कि नहीं हम नहीं कह सकते। राजस्थान पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, हमारी मदद जितनी चाहिए उनको करेंगे। जहाँ तक दूसरा विषय आपका है आउटसाइडर्स का, चूँकि अब लगातार जितने सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चली हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। हमारा जो साइबर डिपार्टमेंट है उसमें लगा है, जो वहाँ पर जो डंप मिला है टेलीफोन कॉल्स का, वो हमारे जो टावर्स होते हैं उससे मिलता है, उसके साथ उनके लिंक बनाए जा रहे हैं। अब लिंक बनाने के बाद ही पता लगेगा किसने किसको कितनी बार कॉल्स किए, उतना ही पता लगता है उस डिटेल कॉल में, इससे ज़्यादा पता नहीं लगता। लेकिन उसमें से इन्फ्लुएंसेस को निकलते हैं, वो इन्फ्लुएंसेस सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसेस, और लगातार वहाँ जो सीसीटीवी कैमराज हैं, सीसीटीवी कैमराज के जितने भी फोटोग्राफ्स हैं, जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको सबको ले लिया गया है, उसका एनालिसिस चल रहा है। इसी में से जो 116 लोग पकड़े हैं वो इन्हीं में से पकड़े हैं। 90 लोग जो डिटेन किए हैं वो उसी कारण से डिटेन किए हैं। और अभी तो ये शुरुआत हुई है, इसका लगातार जो पुलिस फोर्सेज या हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज वो वहाँ हैं वो कोई हटी नहीं है, कर्फ्यू वहाँ लगा हुआ है और हम किसी प्रकार की कोई ढिलाई बरतेंगे नहीं। और इसमें चूँकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन से पहले कोई बात कह देना कई बार इन्वेस्टिगेशन को भी प्रभावित करता है। इसलिए जो हमारा एक स्टैंड है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, वो हर हालत में उसको मेंटेन किया जाएगा। हाँ, एक मिनट प्लीज ऐसा ये इट्स नॉट सब्जी मार्केट। हाँ क्या किसने कहा? ऐसा नहीं है। जो डिप्टी कमिश्नर और वहाँ चूँकि वहाँ के जो एसपी जो सुप्रीटेंडेंट पुलिस थे वो छुट्टी गए हुए थे, 10-12 दिन पहले विदेश के उनका कोई कार्यक्रम था, वो गए हुए थे और कोई इस तरह की उस समय की संभावना भी नहीं थी। लेकिन जब ये जानकारी यात्रा की मिली है तो डिप्टी कमिश्नर ने स्वयं दोनों ही तरह की जो हमारी उनकी जानकारी उन्होंने हमें बताया है, दोनों ही पक्षों से एक दिन पहले तक उन्होंने मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद उनको आश्वस्त किया गया कि भी शांतिपूर्वक निकलेगा, किसी प्रकार का कोई तनाव ऐसी बात नहीं होगी। लगातार उनका उसके ऊपर ध्यान था। लेकिन सडनली ये जो सारी चीज़ें चली हैं इसके बारे में सारी प्रोसेस में से जो जानकारियाँ मिलेंगी और जो जानकारी मिलेगी जिसके खिलाफ भी कोई इस साजिश को करने का कोई सूत्र मिलेगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लास्ट इस लाइन में लास्ट। उनकी योजना जो हमारी सरकारी कर्मचारियों की योजना होती है उसमें 57 लाख रुपए का मुआवजा उसको मिलने के लिए पुलिस ने घोषित कर दिया है, वो उनको मिल जाएगा।